मंजू वर्मा, सहआचार्य, राजकीय कला महाविद्यालय सीकर। आज के अपने अध्ययन का टॉपिक है फासिज्म इन इटली। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जहां जर्मनी में नाजीवाद का उत्कर्ष हुआ, वहीं दूसरी ओर इटली में फासिज्म का उत्कर्ष हुआ। इतिहासकार कैटलबी के शब्दों में, प्रारंभ में फासीवाद जन्मजात प्रकृति के रूप में उदित हुआ था, किंतु पश्चात में वह एक वाद अथवा एक सिद्धांत और विशिष्ट प्रकार की शासन प्रणाली के रूप में विकसित हुआ। फासिज्म का नेता मुसोलिनी ने फासिज्म को उत्कर्ष की चरम सीमा तक पहुंचाया। 1915 में एक गुप्त संधि मित्र राष्ट्रों ने इटली को टिस्टेरोल और अफ्रीका के कुछ उपनिवेश देने का वादा किया। इसीलिए 23 मई 1915 को इटली की ओर से मित्र राष्ट्र युद्ध में शामिल हुए। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 में इटली मित्र राष्ट्रों की ओर से लड़ा था। जर्मनी मित्र राष्ट्रों का विरोधी था। 1860 ईस्वी से इटली में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, किंतु अचानक फासीवाद की धारा ने उसे उखाड़ फेंक दिया, जो कि यूरोपीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। प्राचीन रोमवासी छड़ियों के बंडल, जो फेसिस कहते थे, जिसे सत्ता का एक प्रतीक समझा जाता था, इस चिन्ह को शक्ति, एकता व अनुशासन का प्रतीक भी माना जाता था। मुसोलिनी एक राज्य, एक झंडा, एक नेता में विश्वास करते थे। फासीवाद काली कमीज पहनते थे। वह उग्र राष्ट्रवाद के समर्थक थे, जो कि सैनिकवाद में विश्वास करते थे और तानाशाही के समर्थक थे। मुसोलिनी ने फासीवाद की परिभाषा इस प्रकार दी: फासीवाद कोई ऐसा सिद्धांत नहीं है जिसकी हर बात को विस्तार पूर्वक पहले से स्थिर कर लिया गया हो। फासीवाद का जन्म कार्य किए जाने की आवश्यकता के कारण हुआ है। अतः फासीवाद सैद्धांतिक होने के स्थान पर प्रारंभ से ही व्यवहारिक रहा है। मुसोलिनी का कहना था, फासीवाद यथार्थ पर आधारित था, जबकि साम्यवाद सिद्धांत पर हम सिद्धांत तथा विवाद के बादलों से निकलना चाहते हैं। उनका मानना था, राज्य के अंदर सब कुछ है, राज्य के बाहर कुछ नहीं, तथा राज्य के विरुद्ध भी कुछ नहीं है। फासीवाद के उत्कर्ष के कारण, पहला है प्रथम विश्व युद्ध में इटली की भूमिका का प्रभाव। प्रथम विश्व युद्ध में इटली ने मित्र राष्ट्रों की ओर से युद्ध में भाग लिया था। दक्षिण मोर्चे पर ऑस्ट्रिया का मुकाबला करने का कार्य सौंपा, परंतु ऑस्ट्रिया ने सेना के कॉर्पोरेट के युद्ध में इटली को बुरी तरह पराजित किया। परंतु 1918 में फ्रांस व इंग्लैंड की सेनाएं आ गई और ऑस्ट्रिया को इटली ने जून 1918 में पराजित कर दिया। इटली वासियों की धारणा थी कि इटली सरकार की सेना निर्बल है। सेकंड, जनता का असंतोष। जनता ने इटली की कमजोर स्थिति के लिए सरकार को उत्तरदायी ठहराया। फासिस्ट दल के प्रचार की सरकार की अयोग्यता के कारण फ्यूम नगर को छोड़ना पड़ा। लंदन की गुप्त संधि में जो प्रदेश देने को कहा गया था, पेरिस सम्मेलन में उनमें से अधिकांश उसे प्रदान नहीं किए गए। इन सभी कारणों से संसदीय शासन के स्थान पर शक्तिशाली तानाशाही शासन स्थापित होने का मार्ग प्रशस्त हो गया। थर्ड है आर्थिक दुर्व्यवस्था। प्रथम विश्व युद्ध में उसका व्यय उसकी क्षमता से बहुत अधिक था। यह व्यय विजय लाभांश की प्रत्याशा में विनियोग के रूप में किया गया था। विश्व युद्ध में उसकी कुल 15 अरब डॉलर की क्षति हुई थी,
7 लाख सैनिक हताहत हुए थे और 10 लाख आहत। इटली की आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध देश नहीं था। युद्ध से उसे स्रोतों पर अत्यधिक बोझ आ पड़ा। सेना ने मुक्त लाखों लोगों के लिए आजीविका का प्रबंध असंभव था, क्योंकि उद्योग निरुत्साही थे, विदेशी बाजार बंद हो गए थे, पर्यटक व्यवसाय प्राय निश्चल हो गया था और विभिन्न देशों के प्रतिबंधात्मक विधान के कारण परदेश गमन भी कठिन हो गया। बेरोजगारी एक महत्वपूर्ण समस्या बन गई थी। सैनिक कर्मचारी एवं सैनिकों की विधवाओं को पेंशन देने हेतु काफी धनराशि की आवश्यकता पड़ी। इससे बजट असंतुलित हो गया। बजटीय घाटे ने आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। खाद्यान्न का मूल्य तेजी से बढ़ा। महंगाई ने जनता की कमर तोड़ दी। इटली की मुद्रा लीरा का मूल्य 70% से अधिक गिर गया। अत्यधिक जनसंख्या, सीमित संसाधन और आर्थिक स्तर में भारी भेद से इटली की आर्थिक स्थिति चिंताजनक हो गई। ऐसी स्थिति में समाजवादियों के प्रोत्साहन से हड़ताल, कारखाने पर श्रमिकों का आधिपत्य, भूमि पर कृषकों का अधिकार जैसी प्रतिक्रियाएं हुई। यद्यपि प्रबंधकीय कौशल के अभाव में ये प्रयोग असफल सिद्ध हुए, परंतु ढांचा तो चरमरा ही गया। ऐसी चरमराती अर्थव्यवस्था ने फांसीवाद को त्राणदाता तेवर ग्रहण करने में मदद दी। यद्यपि साल्वेमनी के अनुसार तो इटली की अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न नहीं हुई थी, तथा कुछ विद्वान तो 1921 ईस्वी में इटली की आर्थिक स्थिति में सुधार भी रेखांकित करते हैं। आंकड़ों की बेरोजगारी जो भी हो, यह प्रमाणिक तथ्य है कि आर्थिक दुर्व्यवस्था भी इटली वासियों के बीच असंतोष का एक प्रमुख कारण था। नेक्स्ट है शासन की अकर्मण्यता। इटली की संसदीय सरकार भ्रष्ट, अकर्मण्य एवं नकारा सिद्ध हुई। वे युद्ध के बाद की आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में असफल सिद्ध हुई। शासन ने देश के सम्मुख उपस्थित चुनौतियों की ओर से आंखें मूंद ली। 1919 ईस्वी में उग्र समाजवादी प्रभाव में हड़तालें, हिंसा आदि के कारण अराजक स्थिति निर्मित हुई। प्रत्यक्ष कार्रवाई के अंतर्गत अनेक कम्यूनों पर साम्यवादियों ने कब्जा कर लिया। मजदूरों ने अनेक कारखानों पर अपना अधिकार कर लिया। सरकार मूकदर्शक बनी रही। 1920-21 ईस्वी में फासिस्टों और कम्युनिस्टों के मध्य हिंसक संघर्ष होता रहा। सरकार तटस्थ रही। लैंगसम ने सरकार की दुर्बलता या साम्यवाद के खात्मे की प्रत्याशा को हस्तक्षेप का कारण माना है। तोड़फोड़ की कार्रवाई तेजी से चलने लगी। चारों ओर अशांति व्याप्त थी। अस्थिर और दिशाहीन सरकारें इन्हें क्या नियंत्रित करती। ग्रांट और टेम्परले के अनुसार मंत्री अशक्त और भीरू बनकर दुर्बलता से ताकते रहे। साहसी नेतृत्व में स्थिति संभल सकती थी, क्योंकि सेना सारी ही सरकार की भक्त थी। तत्कालीन सरकारों की चतुरपूर्ण तटस्थता के लिए आत्मघाती सिद्ध हुई। अक्टूबर 1922 ईस्वी में मुसोलिनी की धमकियों से निपटने हेतु प्रधानमंत्री फैक्टा ने मार्शल लॉ लागू करने की अनुशंसा की, जिसे राजा ने अस्वीकार कर दिया। यह शासनीय अकर्मण्यता का पुख्ता सबूत है। नेक्स्ट है एनजीओ द्वारा फ्यूम पर अधिकार से प्रेरणा। देश के अशांत, अराजक और भ्रष्ट वातावरण ने समाजवादियों और राष्ट्रवादी दोनों धाराओं के चरमपंथियों को प्रोत्साहन दिया। उग्र समाजवादी सिंडिकेटलिस्ट के रूप में प्रत्यक्ष कार्रवाई में संलग्न हुए। उग्र राष्ट्रवादी भी सशस्त्र क्रांति को उद्धत हो रहे थे। उनकी प्रेरणा का स्रोत फ्यूम बना और उनको नेतृत्व दिया कवि ग्राबिल द एनजीओ ने काली कमीज धारी इटली के कुछ वीरों के सहयोग से शांति परिषद और स्थानीय निवासियों के विरोध के बावजूद
फ्यूम नगर पर बलपूर्वक अधिकार कर लिया। हालांकि बाद में रेपेलो संधि के कारण इटालियन सेना ने उन्हें वहां से हटा दिया। फिर भी फ्यूम पर अधिकार की घटना ने एंजिनो और उनके अनुयायियों को गौरव मिला। एंजिनो के अनेक काली कमीजधारी अनुयायी फासिस्ट दल से जुड़े। इस कारण फासिस्ट दल ने अपने गणवेश में काली कमीज को चुना। फासिस्टों के लिए फ्यूम की घटना प्रेरणास्पद बनी। नेक्स्ट है सरकारों की अस्थिरता। इटली में प्रजातंत्र को अस्थिरता और जोड़-तोड़ की प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध के काल में मुसोलिनी के सत्ता थे आने तक इटली कितने ही प्रधानमंत्री देख चुका था। इस काल में सेलांड्रा, ओलेंड्रा, नीति, गियोनविनी, गियोली, इवानो बोमानी और लुइगी फेक्टा क्रमशः प्रधानमंत्री बने और हटे। यद्यपि राजा विक्टर एमुनुएल तृतीय ने तो राष्ट्राध्यक्ष के रूप में लंबी पारी खेली, परंतु शासन प्रमुखों के त्वरित बदलाव ने राजनीतिक अस्थिरता को जन्म दिया। इससे उत्पन्न अव्यवस्थाओं ने फांसीवाद के लिए जमीन तैयार कर दी। नेक्स्ट है राजनीतिक जोड़ तोड़। निम्न सदन चेंबर ऑफ डेपुटीज में स्पष्ट बहुमत के अभाव में जोड़ तोड़ से सरकारें बनी बिगड़ी। 1919 ईस्वी के निर्वाचन में समाजवादियों को 156 स्थान मिले। उन्होंने सदैव सरकार का विरोध किया, जिससे संसदीय गतिरोध कायम हो गया। ग्रांट एवं टेम्परले के अनुसार 1921 ईस्वी में चुने गए 35 फांसी डिप्यूटीज के लिए मुसोलिनी ने कहा कि संविधानवादी होते हुए भी वे गियोली का बिना शर्त समर्थन नहीं करेंगे। यह सशर्त समर्थन पर्दे के पीछे की जोड़ तोड़ का संकेत है। लैंगसम के अनुसार तो उसी दौरान संविधान सरकार बनाने एवं उसमें से एक विभाग संभालने हेतु मुसोलिनी को भी आमंत्रित करने की चर्चा चल रही थी। यद्यपि स्वयं मुसोलिनी ने यह कहकर उसे अस्वीकार कर दिया कि फांसीवाद सरकार में सेवा प्रवेश नहीं करेगा। उस समय इटली में घूमते हुए एक अंग्रेज यात्री ने तत्कालीन राजनीतिक जोड़ तोड़ का बहुत सुंदर वर्णन किया है। राजनीतिज्ञों के जोड़ तोड़ इतने सूक्ष्म और इतने सावधानी से मिलाए हुए थे कि वर्तमान प्रधानमंत्री ने पहले से ही इतना प्रबंध कर लिया था कि उसका उत्तराधिकारी कौन होगा। इतना ही नहीं, अपितु उसके भी पीछे कौन होगा ये निश्चित था। इन प्रबंधों के पीछे गियोली का चतुर मस्तिष्क था और वह अगले से अगला प्रधानमंत्री बनने का इरादा रखता था। इस प्रकार जोड़ तोड़ की राजनीति ने जनता को प्रजातंत्र के प्रति निराश बना दिया। आज के व्याख्यान में इतना ही। नेक्स्ट अगले व्याख्यान में।